Today we are going to start with the motion in one dimension class 9th chapter number 2. I am preferring Dhiren M. Doshi writer's book. It is published by ICSC. Hence let's we start. We will cover this chapter in certain parts because too much lengthy chapter, and there are also some examples so that you can clearly understand the topic very well. First of all, motion in one dimension, what does it mean? Motion in one dimension means motion on a straight line. वॉट मीन्स इट कैन बी इन एक्स वाई एक्सिस, या तो वो एक्स एक्सिस में होता है. कोऑर्डिनेट की तीन ज्योमेट्री में तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो या तो पूरा वाई एक्सिस में जा रहा है, या पूरा एक्स एक्सिस में जा रहा है, या जेड एक्सिस में जा रहा है. मतलब एक ही एक्सिस में चल सकता है, एक समय पे दो एक्सिस नहीं कर सकता हो. तो उसको मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन वन डी बोलेंगे. सबसे पहले जो रेस्ट है और मोशन में, कोई भी बॉडी अकॉर्डिंग टू द बुक रेस्ट और मोशन में नहीं होती. अपन रेस्ट और मोशन रिलेटिव मानते हैं. मतलब अपन ये नहीं बोल सकते कि आप रेस्ट में हो. आप रेस्ट में किसके रिस्पेक्ट में हो वो है. जैसे आप बैठे हो यहाँ पे घर, आप आपके घर पे बैठे हो, तो आप रेस्ट किसके रिस्पेक्ट में हो? आपके मोबाइल के रिस्पेक्ट में. अगर आपका मोबाइल रखा हुआ है और आप भी बैठे हो तो आप आपके मोबाइल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो. आपका मोबाइल आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में. पर अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो अर्थ तो मूव कर रही है. और अगर हम देखें कि सन के रिस्पेक्ट में आपका मोबाइल क्या है, आपका मोबाइल है मोशन में, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो आपका मोबाइल भी मोशन में. तो सन के रिस्पेक्ट में आपका मोबाइल मोशन में, आप मोशन में हो. पर आप आपके फ़ोन के रिस्पेक्ट में जब आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो आप रेस्ट में ही रहोगे, आप मोशन में नहीं गिराओगे. तो ये मोशन और रेस्ट जो ये रिलेटिव टर्म्स है. रिलेटिव मतलब जिसको को रिलेट करके कहा जाए, मतलब एक दूसरे से कंपैरिजन करके किया जाए. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब इससे मोशन इन वन डायमेंशन. इफ़ वी लुक अराउंड in our classroom we see many things. All these things do not appear to move, they are said to be rest. अगर सब चीज़, कोई भी चीज़ चल नहीं रही है तो वो रेस्ट में. इन फिजिक्स अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट मतलब किसी एक रेफरेंस को मान के, टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस मतलब किसी को आधार मान के. इस इन इट्स सराउंडिंग उसको रेस्ट में बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, इफ़ नॉट डिस्टर्ब बाय एनी बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टेबल. टेबल के रिस्पेक्ट में अगर बुक रखी है तो बुक मूव नहीं कर रही है. जब तक टेबल मूव नहीं करेगी या बुक मूव नहीं करेगी तो टेबल के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में. सो द बुक्स इज सेड टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट. सिमिलरली द ब्लैक बोर्ड, द वॉल्स एंड द डेस्क ऑफ द क्लासरूम आर ऑल्सो बी एट रेस्ट. जो आप सब चीज़ देख रहे हो जो रेस्ट में जो रखी हुई है वो सब रेस्ट में. वो आपका मार्कर हो सकता है, वो आपकी चौक हो सकती है. इफ़ वी सी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल मैन वॉकिंग ऑन अ रोड, अ गर्ल प्लेइंग इन अ प्ले ग्राउंड, अ बस मूविंग ऑन अ रोड, ऑल आर इन मोशन. ये सब मोशन में, क्योंकि अपने पता है जब वो चल रहा है अपने रिस्पेक्ट में तो मोशन में रहेगा. इट कीप्स चेंजिंग इट्स पोजिशन. This example show that one thing is common about every moving object, that it keeps changing its position continuously. वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. तो अब इस मोशन की डेफिनेशन बताई. ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट इज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज नोन एज मोशन ऑफ द बॉडी. ये मोशन और रेस्ट हो गया. इसके बाद रेस्ट और मोशन, ये जो रिलेटिव टर्म्स है ये लिखा हुआ है यहाँ पे. Let us imagine that we sitting in a moving train. We are in motion with respect to a farmer standing in a field. हम मोशन में किसके रिस्पेक्ट में? अगर कोई बाहर खड़ा होकर फार्मर, उन्होंने एग्जांपल दिया है, अगर खेत में कोई फार्मर खड़ा है और वो हमें देख रहा है तो हम उसके रिस्पेक्ट में मोशन में. टू एंड और जो बाहर पेड़ लगे उनके रिस्पेक्ट में हम मोशन में, या फिर प्लेटफॉर्म जो रेलवे का उसके, बिकॉज द पोजिशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू देम. उनके रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है. हाउएवर इफ़ वी कंपेयर आवर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू थिंग्स इनसाइड द ट्रेन, जैसे ट्रेन के अंदर सीट के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो, क्योंकि सीट भी आपके साथ चल रही है. जितनी स्पीड से सीट जा रही है उतनी स्पीड से आप जा रहे हो, तो वो आपके रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में रहेगी. इनसाइड द ट्रेन डेट अदर पैसेंजर, द वॉल्स ऑफ द रूफ फैन of the train is not changing, therefore in relation to these objects we are at rest. इनके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में. Thus an object can be in motion in relative to one object while it can be in rest
इन रिलेशन टू अनदर, वही आपको जो स्टार्टिंग में बताया वो इन्होंने, वी कैन देयरफॉर से दैट मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, मतलब कंपेरेबल टर्न है। मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल if only one out of three coordinate xyz is specifying the position of object changes with respect to टाइम के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन चेंज हो रही है किसी भी एक एक्सिस में, उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। इन सच मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line, for example the motion of train along a straight railway track, the motion of an object dropped from certain height above the ground, ग्राउंड के ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया वो सीधा गिरेगा, वन डी मोशन कहलाएगा वो। इसके अंदर ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आता है क्योंकि वो वन डायमेंशनल में होता है। इसके बाद आपके आता है इलस्ट्रेट वन डायमेंशनल ऑफ पार्टिकल, नोट दैट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसमें आप एग्जांपल देखिए, इन्होंने क्या बोला, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग एक्स एक्सिस। इन्होंने जो ये एक्स एक्सिस मान लिया इसको, सॉरी फॉर, इन्होंने क्या करा कि एक्स एक्सिस एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P1 टू P2, पहले पार्टिकल ने P1 से P2 में मूव करा, ठीक है। पहले पार्टिकल ये जो P1 है ये P1 से P2 में गया, फिर क्या बोल रहे हैं वो, अलोंग द एक्स एक्सिस एक्स। अगर ये पार्टिकल P1 से P2 गया है ना तो उसकी पोजीशन जो हुई वो x1 पहले इनिशियल पोजीशन थी, और जब वो P2 पॉइंट पे पहुंच गया तो उसकी पोजीशन x2 हो गई। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो मोशन है ये वन डायमेंशनल है। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का, मान लो आप रोड पे जा रहे हो, सीधे सीधे चलते जाओ विदाउट चेंजिंग पोजीशन, तो आप क्या कहलाओगे, आप मोशन इन वन डायमेंशनल हो और यूनिफॉर्मली जा रहे हो, मतलब आपने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, मतलब आप पोजीशन चेंज कर रहे हो पर आप रिटर्न नहीं हो रहे हो ना, इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्या आप सीधे एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, स्पीड अलग होती है और वेलोसिटी अलग होती है। अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से रोड पे जा रहे हो ना तो आप यूनिफॉर्म मोशन के अंडर में आओगे, वो आगे हम देखेंगे। पर यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि एक पॉइंट P1 मान लिया, एक पॉइंट P2 मान लिया, उस पर जो इनिशियल पोजीशन P1 की वो x1 हो गई, P2 पे फाइनल पोजीशन x2 हो गई। अब जो ये इसने चला वो मोशन इन वन डायमेंशन हुआ क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे चला ना, x1 से x2, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब यहाँ पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे आके मेन डिफरेंस पता चलेगा क्या होता है। इन फिजिक्स वी डील विद अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सच एस लेंथ, मास, टाइम। ऑल फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, स्केलर हो सकती है और वेक्टर हो सकती है। अगर स्केलर है तो उसके अंदर डायरेक्शन नहीं रहेगा, मतलब वो किधर भी जाए, कितनी स्पीड से जाए, मान लो आप सीधे चले जाओ, उल्टे चले जाओ, घूम के चले जाओ, कैसे चले जाओ। पर अगर आपने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ ईस्ट में 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये आपकी वेलोसिटी, और अगर आप बोल रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ मैं, तो ये आपकी स्पीड है। तो ये स्पीड है और आपका डिस्टेंस है, ये सब आपके काई में आते हैं। प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये सब आपके काई में आते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर में क्या आएगा, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, ये सब काई में आएंगे आपके वेक्टर क्वांटिटी में। तो वेक्टर टॉर्क आ गया। वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी विच इज स्केलर क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, जैसे 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड ओनली, मतलब बस उसके पास मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर है। एग्जाम्पल आप देख लेना, इसमें एग्जाम्पल दिए स्पीड, एरिया, डिस्टेंस, टाइम वगैरह, लेंथ। वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, फोर्स और एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत एग्जांपल है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, जितना भी पाथ वो चला वो उसका डिस्टेंस होगा। मान लो आप एक सर्कल घूम गए तो आपका डिस्टेंस कितना होगा, 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। और अगर आपसे पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
वेक्टर क्वांटिटी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है और स्केलर क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड करती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से आप कितना चले, ज़ीरो चले, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन जो है वही फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन और द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन जहाँ पे थी आप वहीं आके खड़े हो गए, गोल घूमे तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, डिस्टेंस 2πr हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। अब वही यहाँ पे बताया है, डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये एग्जांपल दिया है, एग्जांपल देख लेना आप क्या है ये। इन्होंने दिया है जैसे ए से बी 4 किलोमीटर गया, फिर बी से सी 4 किलोमीटर गया, सी से डी 3 किलोमीटर गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ इसका? डिस्टेंस हो गया इसका 10 किलोमीटर, सॉरी 11 किलोमीटर। 4 + 4 + 3 कितना हो गया? 11 किलोमीटर। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस टेबल द डायरेक्शन इन विच बॉडी मूव इज नॉट कंसिडर। किस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन की तो अपन ने बात ही नहीं करनी है। स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, लेंथ के लिए अपन ने इसके डायरेक्शन की बात ही नहीं करनी है। फिर आती है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर होता है। CGS यूनिट सेंटीमीटर, SI यूनिट मीटर। या आप CGS और SI याद रखना। CGS क्या होती है? सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। CGS जो मास है वो ग्राम में होगा और लेंथ सेंटीमीटर में होगी, सेकंड में टाइम होगा। और MKS क्या होती है? मीटर जो लेंथ मीटर में होगी और किलोग्राम में आपका मास होगा और सेकंड टाइम सेकंड में होगा। SI यूनिट क्या इंटरनेशनल सिस्टम ने दी है, सिस्टम है ऑफ इंटरनेशनल, ग्रीक में है ये। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो यही से डील करता है। वो थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर, तो आपको क्लास में भी जो आपका प्रैक्टिकल लैब है, फिजिक्स लैब है, उसमें भी हो सकता है चैप्टर, तो आप उसमें कंप्लीट कर लेना। बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो देख लेंगे आगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। एक बार आप वर्ड देखना, क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है उसको बोलेंगे उसकी वेलोसिटी। और पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको बोलेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लो ईस्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसको क्या बोलेंगे अपन? उसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये ट्राइंगल दे रखा है इसमें 4 3, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर होगा। ए मान लो इनिशियल है और सी फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक का स्ट्रेट लाइन बना देंगे एक, और फिर वो पाइथागोरस थ्योरम से आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वाला डेफिनेशन जो लिखी वही है। सेकंड एक स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस जो है आपका पॉजिटिव रहता है हमेशा, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। और डिस्टेंस जो है आपका, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब छोटा नहीं होता, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन। जो वेक्टर होता है उसमें नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा नहीं होगा कभी भी। पर डिस्प्लेसमेंट उसके बराबर हो सकता है डिस्टेंस की, या फिर उससे छोटा हो सकता है, कभी उससे बड़ा नहीं होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस वर्ड। द डिफरेंस बिटवीन, जो ऊपर देख लिया, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, ये आपको मूविंग 2πr बता दिया आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? स्पीड में ना बॉडी इन मोशन रैपिडली ऑफ इट्स मोशन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड स्पीड। स्पीड से हम उसकी रैपिडिटी ऑफ मोशन, मतलब कितनी तेज़ भाग रहा है, उसको अपन स्पीड बोलते हैं। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मतलब वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है एक सेकेंड में, उसको क्या बोलेंगे? उसकी स्पीड। मान लो 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी चल रही है, उसकी स्पीड है, तो 10 मीटर एक सेकेंड में चल रही है, एक सेकेंड में वो 10 मीटर चल रही है। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड CGS यूनिट, और MKS यूनिट मीटर पर सेकंड, या फिर SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। वही लिखा है पूरा उसमें। किलोमीटर पर आवर क्या होती है? वो आपको जैसे बड़ी दूरी एरोप्लेन वगैरह या फिर बस वगैरह से मेजर करनी है तो
किलोमीटर पर आवर होता है। एक डेरिवेशन है जो आप डायरेक्ट रिमेंबर रखना, क्या कि 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू, मतलब कितना मीटर पर सेकंड बनेगा, x मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 5/18 इंटू वाई किलोमीटर पर आवर। अगर y किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मान लो एक बॉडी है वो चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर से, और पूछ ले कि आप मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू निकालो, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू आ जाएगी स्पीड की। तो ये मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर का डेरिवेशन है। काइंड्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड जो आपको शुरू में बताया था कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, वही है यहाँ पे। ए बॉडी सेड टू बी मूविंग, वो आपका जो है वो वेलोसिटी के केस में आएगा बिना डायरेक्शन को चेंज करें। यहाँ पे स्पीड अलग है। स्पीड में क्या रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है वो, और 10 मीटर पर सेकंड से चलती जा रही है, रुक नहीं रही है वो। बॉडी सेट टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 10 मीटर पर सेकंड है, तो इक्वल डिस्टेंस है, 10 मीटर चल रही है, 10 मीटर चल रही है, 1 सेकंड में चल रही है, 1 सेकंड में चल रही है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 30 किलोमीटर एक गाड़ी को चलना है हाफ आवर में, 15 किलोमीटर एवरी क्वार्टर ऑफ एन आवर। क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4, तो 60 मिनट का 1/4 15 मिनट, तो 15 किलोमीटर कितने में चली वो, 15 मिनट में। और 1 किलोमीटर कितने में चलेगी फिर वो, 1 किलोमीटर एवरी मिनट, तो वो 1 किलोमीटर हर 1 मिनट में चल रही है। मान लो एक गाड़ी है वो 30 किलोमीटर आधे घंटे में चल रही है, तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी। अगर 60 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है तो 1 किलोमीटर 1 मिनट में चलेगी। 60 मिनट में वो 1 किलोमीटर 60 किलोमीटर चल रही है। एक बार और 60 मिनट में 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही है, 1 किलोमीटर वो 1 मिनट में चलेगी। वही लिखा है यहाँ पे। नॉन यूनिफॉर्म, ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इट कवर अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन थ्रू आउट। डायरेक्शन की बात नहीं होगी। मान लो एक बॉडी है, पहले 1 मिनट में वो 5 मीटर पर सेकंड चली, दूसरे में 10 मीटर पर सेकंड, तो उसने पहले सेकंड में 5 मीटर चला, और फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला, 10 मीटर चला, तो उसका डिस्टेंस डिफरेंट हो गया, पर टाइम 1 सेकंड ही है ना। तो वही लिखा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वही यहाँ लिखा है कि 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चली, दूसरे 1 मिनट में वो आधा किलोमीटर चली, आधा है कि 0.8 है, 0.8 किलोमीटर चली। ये यहाँ लिखा है, यहाँ पे इस जगह पे क्या लिखा है कि पहला 1 किलोमीटर वो 1 मिनट में चली, दूसरा एक मिनट में, मतलब पहले 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चली, फिर वो दूसरे 1 मिनट में 0.8 किलोमीटर, तीसरे 1 मिनट में 0.6, मतलब उसका डिस्टेंस अनइक्वल है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के, व्हेन वी राइड अवर बाइसिकल वी कवर शॉर्ट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन द बिगनिंग, ग्रेजुअली वी गेन। पहले हम स्मॉल स्पीड रखते हैं, छोटी स्पीड रहती है, पेडल चलाते पेडल मारते तो स्पीड बढ़ जाती है। क्रिकेट बॉल हिट विथ बैट मूव्स वेरी फास्ट इनिशियली, जैसे बैट में बॉल मारते हैं वैसे ही वो तेज़ चलती है, धीरे धीरे जाके उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। सिंपल पेंडुलम को अपन ने हिला के छोड़ दिया ग्रेविटी वाली स्पेस में, तो वो धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन पे आके रेस्ट में आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। When a body travels with non-uniform speed, we calculate instantaneous speed and average speed to describe its motion. अपन जब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो उसकी एवरेज स्पीड देखते हैं, जो अपन गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा रहता है ना, गाड़ी में जो डिवाइस अपनी स्पीड को चेक करता है वो रहता है स्पीडोमीटर, उससे अपन अपनी एवरेज स्पीड देखते हैं कि हाँ इतनी एवरेज स्पीड है हमारी। और इंस्टेंटेनियस क्या होती है, उसी समय पे जो दिखाई जाती है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। सॉरी, जिस समय पे जो स्पीडोमीटर रहता है ना वो अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, और एवरेज स्पीड हम टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम लेके करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड अपन स्पीडोमीटर दिखाता है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस,
स्पीडोमीटर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है. इंस्टेंटेनियस स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली विथ टाइम. इट स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. It is obtained by dividing the distance traveled in very short time by time interval. मतलब बहुत छोटे समय के लिए. द स्पीडोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब आप ये मान सकते हो जितना छोटा से छोटा टाइम होगा, 1 सेकेंड होगा, मान लो 1 सेकेंड में मान लो 5th सेकेंड में उसकी स्पीड क्या है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी. और इन 5 सेकेंड में कितनी होगी, एवरेज स्पीड होगी. एक बार और इन अगर आ गया तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, और या फिर 5th सेकेंड आ गया या इन 5th सेकेंड आ गया, तो वो क्या हो गया आपकी इंस्टेंटेनियस. मतलब 5th बोल दिया, 4th बोल दिया, पर्टिकुलर एक पॉइंट बोल दिया, तो वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा. और थ्रू आउट द मोशन पूछेंगे तो एवरेज स्पीड. अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो अगर यूनिफॉर्म है तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी स्पीड. एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब वेलोसिटी वो देख लेते हैं. वेलोसिटी वी हैव जस्ट लर्न द स्पीड डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट डायरेक्शन के बारे में बात नहीं हुई अभी. इज इक्वल क्वांटिटी which gives both distance traveled and a direction is velocity. Velocity of a body is its speed in specific. आप वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन. स्पीड प्लस डायरेक्शन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको आप v के ऊपर वेक्टर या u के ऊपर वेक्टर बता सकते हो. u को हम इनिशियल स्पीड मानते हैं, v को फाइनल स्पीड मानते हैं. तो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. इसको डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, टाइम को t से. तो s इन पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम इन पर्टिकुलर. यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, mks और SI यूनिट, और सेंटीमीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी की CGS यूनिट हो जाएगी. किलोमीटर पर मिनट, ये सब कन्वर्जन है, ये आपको मैथ्स में आते हैं, वो कन्वर्जन से आप निकाल लेना. स्पीड की वही फर्स्ट डेफिनेशन हो गई. एक तो डायरेक्शन होता है, इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हो आप. इस डेफिनेशन की जगह ये लिख सकते हो, स्पीड डज नॉट हैव डायरेक्शन, वेलोसिटी हैव डायरेक्शन. फिर लिख सकते हो स्केलर और वेक्टर है. स्पीड कैन बी पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है, कैन बी नॉट ऑलवेज पॉजिटिव. और वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. नेगेटिव मतलब कम नहीं होता, नेगेटिव मतलब पीछे होता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन. काइंड्स ऑफ वेलोसिटी, इसकी भी ये भी वही वेलोसिटी कितने तरह की होती है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रही है. मान लो एक्स एक्सिस में जा रहे हो आप, सीधे रोड पे जा रहे हो 5 मीटर पर सेकंड पे ईस्ट में, तो वो क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी. व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन covers equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform velocity. A body is said to be have uniform or constant velocity cover equal distance in equal interval of time in a straight line in a particular direction. मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप सीधे जा रहे हो, मोड़ नहीं रहे हो. अगर आप नहीं मोड़ रहे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है आपकी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, a body is said to be have non uniform velocity when it covers unequal distance in equal interval of time. unequal मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है वो. अनइक्वल मतलब बराबर नहीं है वो उसका डिस्टेंस. और वो जैसे अपन ने पीछे देखा ना, बस वही का वही है. उसमें क्या होगा, बस कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाड़ी चलेगी आपकी. एक कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म. इसमें नॉन यूनिफॉर्म में दो केस बनते हैं. पहला केस क्या बनता है कि या तो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो और डायरेक्शन कांस्टेंट हो, मतलब डायरेक्शन एक ही तरफ हो, ईस्ट है तो ईस्ट में ही जा रही है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, तो आप बोल सकते हो कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म उसका वो डायरेक्शन है. मान लो वो पहले ईस्ट में गया फिर वेस्ट में गया, पर स्पीड कांस्टेंट है कि 10 मीटर पर सेकंड से पहले ईस्ट में जा रहा है फिर वेस्ट में, पर उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा. इसके दो केस हैं, ये दोनों केस ये लिखे हैं या आपको बता दिया. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है बॉडी की, वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है. तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड. क्योंकि दोनों एक इंस्टेंट के लिए होती है, एक छोटे से समय के लिए. उस समय पे आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता. मान लो
1 सेकेंड पे बताओ स्पीड क्या है, जो जितनी स्पीड रहेगी ना उतनी उसकी वेलोसिटी रहेगी इंस्टेंटेनियस। कौन सी वाली? इंस्टेंटेनियस वाली। बाकी और कोई सी बात नहीं हो रही, इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड। कौन सी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अपॉन में टाइम इंटरवल। ये इसका फॉर्मूला हो गया। एवरेज वेलोसिटी वही होती है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर उसका चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली एट यूनिफॉर्म रेट। अगर उसकी यूनिफॉर्म रेट पे, यूनिफॉर्म रेट मतलब पर्टिकुलर उसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। मान लो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में ईस्ट में जा रहे हो, और आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले 5 थी फिर 10 हो गई, या फिर पहले 12 थी फिर 10 और जुड़ गई, पहले 12 थी फिर 10 हो गई। तो इसका मतलब क्या है आपका? इसका मतलब ये है कि पहले 12 थी फिर 10 हो गई, तो कम वेलोसिटी हो गई, पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ईस्ट में जा रही है वो। तो अपन एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये तो आपका एक्सेलरेशन है, सॉरी। तो इसके लिए आप निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। पहले 12 थी फिर 10 हो गई, तो कितना हो गया? 22 अपॉन में 2 11 मीटर पर सेकंड आपकी क्या हो गई? एवरेज वेलोसिटी हो गई। पर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है? एक्सेलरेशन आगे आएगा, पर अभी आप समझ लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी इनिशियल 5 है और फाइनल 10 है, तो आप से पूछा जाएगा कि आप इसकी एवरेज स्पीड बताओ कितनी होगी। तो v प्लस यू बाई 2 होगी। कितनी होगी? 15/2 7.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और इतना याद रखना कि हर अगर स्पीड लिखा है तो उसके आगे मीटर पर सेकंड लगाना, वेलोसिटी लिखा है तो उसके मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस लिखा है तो मीटर लगाना, क्योंकि इसका हाफ मार्क्स जाता है और 1 मार्क्स भी जा सकता है आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर लोकल बोर्ड 9th एग्ज़ाम में। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना, क्योंकि इसका नंबर कट होता है अगर आप उसके पीछे यूनिट नहीं लगाते हो, मैग्नीट्यूड के पीछे। तो जो आगे एक्सेलरेशन है वो आगे की वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।